प्रणाम। आपके सामने विषय रख रही हूँ हिंदी हिंदुस्तान की। हिंदी राष्ट्र के भावात्मक एकता को जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी संपूर्ण राष्ट्र की वाणी है और इसे समृद्ध बनाने में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका अनन्य साधारण रही है। स्वातंत्र्योत्तर काल में हिंदी साहित्य का प्रचार तथा प्रसार करने में साहित्यकारों का योगदान महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की उत्कृष्टता का मूल्यांकन वहाँ के साहित्य से ही होता है। भारत एक सभ्यता का समाज है। परंपराओं ने इसे सैकड़ों वर्षों तक गढ़ा है। इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इसका एक अपना इतिहास है। इसमें कई भाषाएं, बोलियां और सांस्कृतिक क्षेत्र है। यहाँ जब आधुनिकता आई तब इसका स्वरूप यहाँ की परंपरा के अनुसार ढल गया। कहीं ऐसा हुआ कि परंपरा आधुनिकता में बदल गई और कहीं आधुनिकता नई परंपराओं में आ गई। सच्चाई यह है कि आज की दुनिया बड़ी तेज रफ्तार से बदल रही है। अगर 1980 का दशक यूरोप और अमेरिका में उत्तर आधुनिकता की अवधारणा का था, तो 1990 का दशक वैश्वीकरण का है। अब तो यह भी सोचा जाने लगा है कि वैश्वीकरण के बाद का युग उत्तर वैश्वीकरण अर्थात पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का युग होगा। सूफी कवि कबीर अपने हाल में फक्कड़ ही थे। उनका दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लखोटी हाथ, जो घर जाके आपनो चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं कि वह जो खुले बाजार में खड़े हैं, उनके साथ जो जाना चाहता है वो अपना घर संसार त्याग कर हमारे साथ चले। लेकिन कबीर इन सब को कहाँ ले जाएंगे यह उन्हें भी नहीं मालूम था। बात यहाँ कबीर की नहीं है, बात यहाँ समाज में हो रहे वैश्वीकरण की है। भारत में वैश्वीकरण की उपस्थिति ब्रिटिश काल से समझी जा सकती है। यह सही है कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी की तरह आए, पर बाद में जब उन्होंने यहाँ की सत्ता को अपनाया तब उन्होंने यहाँ अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, प्रभावी प्रशासन चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की आधुनिकता को जन्म दिया। मुद्रण के लिए वह प्रिंटिंग प्रेस ले आए, आवागमन के लिए रेलगाड़ियां चलाई, संसार साधन जुटाए और इस प्रकार ब्रिटेन की आधुनिकता को यहाँ आरोपित किया। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा विचारधारा को इस देश में जन्म दिया। वैश्वीकरण की धार को प्रखर करने में आज़ादी की लड़ाई का योगदान बहुत बड़ा है। इस लड़ाई ने हमें समझ दी कि जाति व्यवस्था हमारे लिए कितनी घातक है। हमें इससे मुक्ति पानी होगी। इस लड़ाई ने हमें राष्ट्रीयता की चेतना दी। इस लड़ाई में विभिन्न रियासतों बट गई, विभिन्न धर्म में बिखरे लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। प्रजातंत्र और समानता के मूल्य से लोग अवगत हुए। पहली बार स्वतंत्रता एक बहुत बड़े मूल्य की तरह हमारे सामने आ रही है। यह सब लक्षण वैश्वीकरण के तो ही है और इन्हें लाने में आज़ादी की लड़ाई द्वारा विरचित प्रक्रिया बहुत ताकतवर थी। यह प्रक्रिया ऐतिहासिक भी थी। इस देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह पहली बार था कि आधुनिक शक्तियों ने परंपरागत शक्तियों को ललकारा था। पहली बार था कि संयुक्त परिवार चुनौतियों के रूबरू था। पहली बार था कि अस्पृश्यता को किसी ने चुनौती दी थी। उपनिवेशवादी ताकतों ने औद्योगिकरण और नगरीकरण को जन्म दिया, विकसित भी किया। वैश्वीकरण और उसके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू आधुनिकता के चेहरे को संवारते हैं। आधुनिकता का संबंध वैश्वीकरण से है। देखा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में वैश्वीकरण ने ही आधुनिकता को पाला पोसा था। आज वैश्वीकरण का फैलाव और इसके प्रसार बहुत अधिक हो गया है। अब कई नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आविर्भाव हुआ है, जिसने संपूर्ण समाज को अपने आगोश में लेके रखा है। अब इस नए संदर्भ में आधुनिकता बहुत आयामी हो गई है। इसने कई तरह के ऐतिहासिक संदर्भ पैदा कर दिए हैं। सबसे बड़ा संघर्ष तो परंपरा और आधुनिकता का है। आज दुनिया के सामने यक्ष प्रश्न है, बढ़ती हुई आधुनिकता के सामने क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति जीवित रह पाएगी? क्या संपूर्ण संसार की आधुनिकता एक समान हो जाएगी? भारत के विभिन्न समाज क्या सजातीय हो जाएंगे? कुल मिलाकर हमें आधुनिकता को वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया के साथ में देखना होगा। यह इसलिए कि आधुनिकता और वैश्वीकरण का चोली दामन का साथ है। दूसरा, आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण वैश्वीकरण भी है। जहाँ आधुनिक समाज है वही औद्योगिकरण और तकनीकी तंत्र का समाज है। हमारा समाज विकासशील होता जा रहा है। समाज का एक हिस्सा आधुनिकता को काल अर्थात समय के साथ भी जोड़ता है। इसके अनुसार जिसके पास नवीनतम वस्तुएं हैं वह और आधुनिक हो गया
और जिसके पास जितनी अधिक नवीनतम वस्तुएं वो तो उतना ही अधिक नवीनतम हो गया है। बिल्कुल आज तक की नवीनतम मोटर कार वाला व्यक्ति आधुनिक से भी आधुनिकतम हो गया है। मतलब यह हुआ कि विचारधारा के अनुसार समय अर्थात काल ही आधुनिकता को नापने का एक यंत्र बन गया है। आज जिस आधुनिकता में हम जी रहे हैं वह और कुछ न होकर प्रकृति का एक राजनीतिकरण है। कारखाने और प्रदूषण का जो भद्दा चेहरा हमारे सामने आ रहा है वह किसी भी जानलेवा खतरे से कम नहीं है। इस अर्थ में आधुनिकता केवल विकास ही नहीं, खतरे का एक इशारा भी है। भारतीय आधुनिक समाज ने एक और करवट ली है। विकासशील देशों में भारत ने भी उत्तर आधुनिकता के चौखट पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। इसमें यह पहली बार है कि स्थानीय और वैश्वीय अर्थात लोकल एंड ग्लोबल लोग एक कड़ी में बंध गए हैं। यह सब कुछ पिछले 10-20 वर्षों में ही हुआ है। और दूसरा कारण संसार साधनों में वृद्धि, सूचना तकनीकी और आवागमन के साधन है। तीव्र गति से चलने वाले जहाज करते हैं, देखते ही देखते एक जगह का उत्पादन दूसरी जगह तुरंत पहुंचा दिया जाता है। पिछले कई वर्षों में सैटेलाइट संचार व्यवस्था का भी विकास नए दौर से शुरू हो गया है। दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ आराम से संपर्क में आ रहे हैं। इन सब प्रक्रियाओं को जो दुनिया भर के सामाजिक बंधनों को गहरा और घनिष्ठ कर रही है उसे हम समाज का वैश्वीकरण ही तो कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ग्लोबल मीडिया है, इसलिए यह राष्ट्र राज्य में संभव और उसे पुष्ट करने वाली भाषा को बदलेगा और ग्लोबल ही बनाएगा। इस संदर्भ में हिंदी भाषा पहली बार वास्तव में विश्व भाषा बन रही है। लेकिन मौजूदा सांस्कृतिक परिदृश्य में भाषा का संकट भी गहरा होता जा रहा है। एक तो हिंदी समाज में भाषा को गंभीरता से लेते हुए उसे अपनी अस्मिता का अंग समझने वाली आत्मसजगता जागृत ही हो पाई है, और दूसरे यह कि भाषा के रूप में प्रचलित प्रामाणिक हिंदी अपना मानक रूप अर्जित करने की प्रक्रिया में अपने जनपदीय मूल से विच्छिन्न हो गई है। हिंदी एक ऐसे शहरी मध्य वर्ग की भाषा है जो स्वयं अपने अस्मिता की खोज की मातृबोली में करने के बजाय अंग्रेजी की भूमंडलीय छवि से आतंकित है। यह जाहिर है कि समाज में पढ़े लिखे लोगों के बीच व्यवहारवादी रवैया विकसित होने से भाषा की सृजनात्मकता का निश्चय ही एक सीमा तक पहुंचा है। शायद यह तथ्य भुला दिया गया है कि भाषा का प्रयोग एक सांस्कृतिक क्रिया है, वह महज एक टूथपेस्ट जैसी दैनंदिन इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं है। हम वैश्वीकरण को केवल दुनिया को जोड़ने वाले नेटवर्क की तरह ही नहीं देखना चाहिए। केवल यही नहीं समझना चाहिए कि वैश्वीकरण हमें एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र में बांधने वाला है। यह सब तो वैश्वीकरण प्रक्रिया ही करती है, पर इससे आगे वैश्वीकरण हमारे स्थानीय दिन प्रतिदिन के जीवन को भी प्रभावित कर रही है। यह भी समझना चाहिए कि जहाँ वैश्वीकरण लोगों को एक दूसरे के निकट लाता है, वही उनमें तनाव भी पैदा करता है। इस भारतीय वैश्वीकरण से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं, कई विषय क्षेत्र हैं जिन पर विस्तार से और विचार से चर्चा हो सकती है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं कंप्यूटरीकरण ने भारतीय समाज के आर्थिक परिवेश, संचारण और भाषाई व्यवहार को प्रभावित किया है। सच यह भी है, परिवर्तन इस प्रक्रिया के अनुरूप हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में स्वयं को ढालने की कोशिश भी कर रहा है। इससे भाषाओं के व्यवहार क्षेत्र की व्यापकता तथा भाषिक स्वरूप में सकारात्मक बदलाव आया है। कंप्यूटर में हिंदी पूरी तरह सक्षम साबित हो रही है, क्योंकि देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में रूपांतरित करने की दिशा में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हुए प्रयासों की बदौलत अब हिंदी में कंप्यूटर पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। आज हमारी संस्कृति पर तथाकथित वैश्वीकरण के बाजारवाद एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव अधिक है। हम यह भूल गए कि संस्कृति का निर्माण सामान्य जनता द्वारा होता है तथा यह मनुष्य के उस सामूहिक परिश्रम का परिणाम है जिसकी आस्था मनुष्य की शक्ति और उसकी सुंदरता में है। आज समाज हम सब एक कदर भ्रमित हो गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक संस्कृति के विकास की चिंता में भी है जिसके केंद्र में सामान्य जनता है तथा जिसकी जड़ें कहीं हमारे अतीत में भी जुड़ी हुई है।
विज्ञान के इस युग में मीडिया का उपयोग 3 कार्यों के लिए होना चाहिए था, हो सकता था। एक, मनोरंजन, सूचना और शिक्षा के लिए। तीनों ही संस्कृति को प्रभावित करने और संस्कृति के ही तो अवयव है। यह दुखद स्थिति है कि जनसंचार माध्यमों का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए ही सीमित रह गया है, जिसने पूरे समाज को वस्तुओं की प्रतिबद्धता में धकेल दिया। जिस मीडिया का उपयोग समाज की संस्कृति को विकसित करने के लिए कारगर ढंग से होना चाहिए था, उसका जो उपयोग हो रहा है उसका प्रतिफलन हम देख ही रहे हैं। यह है हमारी संस्कृति का आधुनिकतम या कहिए समाज का वैश्वीकरण रूप, जिसने सारे जीवन मूल्यों का तिरस्कार कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे समय की पूरी रचनात्मकता के सक्षम एवं गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है, किंतु हम इसके दुष्परिणाम का आनंद ले रहे हैं। किसे चिंता है संस्कृति या उसके विकास की? भारत देश अनेकता से बना हुआ है, समाज यहाँ है। मीडिया हमें अतीत से खींचकर वर्तमान तक लेकर आया है। हमारे सामने अनेक मूल्य हैं जिनका हमारे स्थानीय समाज में सरोकार नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रवाह और बहाव में है, कहीं कोई निश्चित नहीं है। प्रतिदिन यह दुनिया नई दुनिया बन रही है। हमारे संपूर्ण अतीत की परिभाषाएं बदल रही है और इसकी लगाम वैश्वीकरण के हाथों में है। भाषा का प्रयोग समाज में होता है, किंतु समाज के संदर्भ हमेशा ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक कार्यालय का समाज, बैंक का समाज, वैज्ञानिक प्रयोगशाला का समाज, किसी विशेष स्थान पर लगे श्रमजीवियों का समाज, साहित्यकार, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का अपना अपना सीमित समाज अलग अलग होता है। समाज के इन परिवर्तनों के विषय भी अलग अलग है। वस्तुतः हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है। भाषा के स्तर पर ही समाज की परंपराएं अभिव्यक्त सभ्यता संस्कृति में निर्भर है। दुनिया की हर भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। समाज जितना विकसित है तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील होगा, उसकी भाषा के प्रयोजनमूलक रूप में उतने ही अधिक प्रभावी होंगे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। अतः संभव यह है कि हिंदी भाषा विषयों की सहयोग से हिंदी को एक दिन विश्व जननी भाषा कहा जा सकता है। मराठवाड़ा संभाग स्वतंत्रता पूर्व काल में निजाम संस्थान का हिस्सा था। उर्दू यहाँ प्रशासन तथा शिक्षा की माध्यम भाषा थी। इससे दक्षिण हिंदी अस्तित्व में आई, जिसका यहाँ प्रदीर्घ काल तक अस्तित्व रहा। साथ ही आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी जनसामान्य की व्यवहार की भाषा बन गई। मराठी के कई संतों ने मराठी मातृभाषा होने के बावजूद भी मराठी के साथ साथ हिंदी में अपनी रचनाएं बड़ी खूबी से लिखी है। तात्पर्य है कि सरकारी दृष्टि से और प्रांतवार भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह अहिंदी प्रदेशी भाषा प्रदेश, लेकिन लोग हिंदी के प्रति तिरस्कार का भाव न रखते हुए अपनी भाषा के रूप में उसे अपनाने लगे हैं। यही कारण है कि हमारे महाविद्यालय का हिंदी विभाग और हिंदी भाषा साहित्य का पाठ्यक्रम अनुपातिक दृष्टि से हमेशा उच्च स्तरीय ही रहा है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने इस विषय की सामग्री का चयन कर हमारे छात्रों की ज्ञान पिपासा, जिज्ञासा और वर्तमान परिवेश की मांग को पूरा करने के लिए हिंदी भाषा इस विषय को सोउद्देश्य ध्यान में रखा हुआ है। हिंदी भाषा हमारे संविधान का 8वीं अनुसूचित में उल्लेखित 15 भाषाओं में से एक है, जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर 1946 को संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता मिली। भारत सरकार द्वारा 1963 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें हिंदी भाषा को राजभाषा का स्थान मिला। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी ने पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य किया था, लेकिन बाद में हिंदी हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नामक नई भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। भारत में वैचारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता होते हुए भी जो यहाँ एकात्मता मौजूद है, उसमें हिंदी का विशिष्ट योगदान है। लेकिन चुभने वाली बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में लोगों ने हिंदी को केवल अनुवाद की भाषा बनाकर रखा है। इससे हिंदी की मूल प्रकृति एवं प्रवाहमयता प्रभावित हुई है। हिंदी के मार्ग में आने वाले अवरोधों की ईमानदारी एवं गंभीरता से पहचान भी नहीं की गई है, जो बहुत ज़रूरी था और आज भी बहुत ज़रूरी है।
वैसे हिंदी का बहुत बड़ा खजाना आज भी दबा पड़ा है। अब प्रश्न यह है कि इस खजाने को वैज्ञानिक, कंप्यूटर विशेषज्ञ और अन्य प्रयोगकर्ता किस रूप में उपयोग में लाते हैं। हिंदी का प्रयोग बढ़ने में कंप्यूटर एवं उच्च सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सूचना तंत्र के समानांतर यदि हिंदी को रख कर देखें तो हिंदी केवल बोलचाल की भाषा ही नहीं है, वह एक उपभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा और अपने संपूर्ण रूप में विकसित होकर सूचना तंत्र की भाषा के रूप में हमारे सामने आई है। मनुष्य और वस्तु के बीच एक सम्यक संबंध कायम रखने का उपाय भाषा ही है। मनुष्य को भाषा से जोड़ देना ही उसे देश काल से जोड़ देना है। पर यह भी सच है कि विज्ञान से पिछड़ी गई भाषा मनुष्य को बचा नहीं सकती। स्पष्ट है कि भाषा और मनुष्य एक सिक्के के दो पहलू है। भाषा पर ध्यान देने से आदमी के चेहरे से लेकर चित्त तक को पारदर्शिकता में देखा जा सकता है। हिंदी का विकास यदि धीमा है तो प्रयास भी बराबर जारी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी में काम करने वाला व्यक्ति हिंदी में ही सोचे, बोले और लिखे। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।